नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मनोहर श्याम जोशी का लिखा उपन्यास कसब भाग 1। इस कथा के जो भी सूझे मुझे शीर्षक विचित्र सूझे, कदाचित इसलिए कि इस सीधी सादी कहानी के पात्र सीधा सपाट सोचने में असमर्थ रहे, या इसलिए कि यहाँ अपने एकाकीपन में न रम पाता हुआ मैं द्वितीय की इच्छा करते हुए किसी अन्य की कभी पहले की गई ऐसी ही इच्छा का अनुसरण करते हुए स्वयं सीधा सपाट सोचने में असमर्थ हो चला हूं। तो विचित्र ही सूझे हैं शीर्षक, विचित्र ही रख भी दिया है शीर्षक, किंतु मात्र आपको चौंकाने के लिए नहीं। आपकी तरह मैं भी मात्र चौंकाने वाले साहित्य का विरोधी हूं, बल्कि मुझे तो समस्त ऐसे साहित्य से आपत्ति है जो मात्र यही या वही करने की कसम खाए हुए हो। किसी के रचे पर मैं जो रच रहा हूँ, यहाँ एडवर्ड यूगीन बंगलो के इस शांत सुंदर पहाड़ी कस्बे बिनसर में वह एक प्रेम कहानी है। इस विचित्र शीर्षक की विशिष्ट अर्थवत्ता है उसमें, विचित्र ही है यहाँ सब, क्योंकि मूल कथा संस्कृत में लिखी बेरबसी कादम्बरी है। यूं अगर आप इस शीर्षक से चौंके हों तो भी कोई हर्ज नहीं। चौंका होना प्रेम की लाक्षणिक स्थिति जो है। जिंदगी की घास खोदने में जुटे हुए हम जब कभी चौंक कर घास, घाम और खुरपा तीनों भुला देते हैं, तभी प्यार का जन्म होता है। या शायद इसे यूं कहना चाहिए कि वह प्यार ही है जिसका पीछे से आकर हमारी आंखें गदोलियों से ढक देना हमें चौंका कर बाध्य करता है कि घड़ी दो घड़ी घास, घाम और खुरपा भूल जाएं। चौंक कर जो होता है उस प्यार को समझने में आपका स्वयं थोड़ा चौंका हुआ होना कदाचित सहायक ही हो। अस्तु, प्रेम का पदार्पण किसी सुरम्य स्थल में होता दिखाया जाए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। आज के लेखक भी बहुधा किसी हिल स्टेशन के सुंदर शांतिकांत डाक बंगले में ही प्रेम का प्रस्फुटन होता दिखाते हैं। वहीं पिछले किसी प्रेम से आहत व्यक्ति नूतन प्रेम, नवीन आशा से आंख मिलाता है उनकी कहानियों में। यह कहानी भी हिल स्टेशन नैनीताल में शुरू हो रही है। नायक नायिका डाक बंगले में तो नहीं, बंगले में जरूर है। बंगला न नायिका का है न नायक का, वहाँ एक खाली बिकाऊ बंगला है जो इन दिनों नायिका के मौसा ने, जो नायक के बहुत दूर दराज के चाचा भी हैं, अपनी बेटी के विवाह के निमित्त 4 दिन के लिए ले रखा है। नगरवासी इसे वर्तमान मालकिन के रूप स्वभाव को लक्ष्य कर भिसूनी फूहड़ रानी की कोठी कहते हैं। लेकिन अगर आप नायक की तरह कभी बंगले की ओर फूटने वाली पगडंडी की शुरुआत पर पांगर एक के पेड़तले स्थापित पत्थर की काई हटाएं, तो इस बंगले का वह नाम पढ़ सकेंगे जो इस कथा के अधिक अनुकूल है। रांदेवू संकेत स्थल। नायक नायिका में से कोई भी किसी पिछले प्रेम से आहत नहीं है, लेकिन आहत होंगे अब, ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि एक उम्र होती है आहत होने की और वे उस उम्र में पहुंच चुके हैं। उस उम्र के बाद और उस चोट के बावजूद तमाम और जिंदगी होती है, इसीलिए लेखक होते हैं, कहानियां होती हैं। नायक का नाम देवीदत्त तिवारी है। बहुत गैर रोमानी मालूम होता है उसे अपना यह नाम। यूं साहित्यिक प्राणी होने के नाते वह जानता है कि देवदास ऐसे ही निकम्मे नाम के बावजूद अमर प्रेमी का पद प्राप्त कर सका। इससे आशा बंधती है। फिर भी निरापद यही है कि वह अपने को डीडी कहना खिलाना पसंद करे। इस पसंद को कुछ मस्खरे मित्रों ने उसे डीडीटी कहकर पुकारने की हद तक खींच डाला है। कुछ लोग उसे डी द मूडी भी कहते हैं, पर इससे उसे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मूड का इस छोर से उस छोर पर झटके से पहुंचते रहना उसे अपनी संवेदनशीलता का लक्षण मालूम होता है। घरवाले उसे इसी मूड के मारे सूर्या
जब जो स्वर साधा तब उसी में अटका रहे। जाने वाला धती कहते हैं, घर वालों के नाम पर दूर के चचियाम या फुफिया मौसिया रिश्तेदार ही बचे हैं। माम बाप दोनों अपने इस इकलौते को दुधमुहा ही छोड़ गए थे। नायक 22 साल का है। 2.5 वर्ष पहले उसने इलाहाबाद से बीए पास किया। एक चाचा जी ने कहलाकर उसे वहीं एजी दफ्तर में क्लर्की दिलवा दी और IASP.CS के लिए तैयारी करने को कहा मेधावी बालक से। लेकिन साहित्यिक डीडी को यह सब रास नहीं आया। वह 2 ही महीने में बंबई भाग गया। किसी व्यावसायिक दिग्दर्शक का सहायक है। कलात्मक फिल्में बनाने का इरादा रखता है। इस बीच उसके एकांकियों, कविताओं और कहानियों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। विवाह को छोड़ अन्य सभी क्षेत्रों में उदीयमान श्रेणी का सितारा माना जा सकता है। विवाह के लिए मध्यवर्गीय मानकों के अनुसार वह सर्वथा अयोग्य वर है। प्रेम के बारे में हमारे नायक ने पढ़ा सुना बहुत कुछ है, सोचा भी बहुत विस्तार से है, लेकिन प्रेम कभी किया नहीं है। हल्फिया बयान देते हुए अलबत्ता उसे 3 प्रसंगों का उल्लेख करना होगा कि इन्हें प्रेम ठहराने की जिद न की जाए। पहला यह कि कक्का के बीच वाले लड़के मझिल्दा की पत्नी के लिए, जिन्हें अपनी सास के शब्दों में चिथड़े किताबें पढ़ने का शौक था, वह उपन्यास कहानी संग्रह लाया करता। बोजियो भाभी इन उपन्यास कहानियों के बारे में विस्तार से उससे चर्चा किया करती। कभी कभी बोजियो उसे वे सपाट से पत्र पढ़वा देती जो दिल्ली से UDC मझिल्दा उन्हें भेजते, और अक्सर वह मझिल्दा के नाम पत्र लिखते हुए उससे साहित्यिक परामर्श कर लिया करती। डी लल्ला, वह क्या है 2 नैना मत खाइयो। बोजियो के समक्ष लल्ला अक्सर अपना दुखड़ा रोता और बोजियो कहती, शिबौशिब, शिव शिव बेचारा। एक शाम बोजियो ने अपना दुखड़ा भी रोया और दुखिया सब संसार वाली मनस्थिति में लल्ला के कंधे पर सिर रख दी ओही के दी बो के ढी दिया रख दिया और हटाया नहीं। इसके कुछ दिन बाद ही बोजियो के आग्रह पर मझिल्दा ने दिल्ली में कमरारसोई की व्यवस्था करके पत्नी को सासुर की यौवनहंता सेवा से मुक्ति दिला दी। इति प्रथम प्रसंग। दूसरा यह कि डीडी के एकांकी सांझ के मंचन में सुषमा नामक जिस दुबली पतली उदासी छात्रा ने छोटी सी भूमिका की, वह उसके लिए रिहर्सल में रोजाना कुछ टिफिन बनाकर लाती। स्वेटर बुन देने का प्रस्ताव किया उसने, पर डीडी ऊन के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। एक खूबसूरत नोटबुक उसने डीडी को प्रेजेंट की नया नाटक लिखने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की रक्षाबंधन के दिन उसने डीडी को राखी बांध दी। डीडी ने अपना इकलौता टूटा सा पेन इस राखी के एवज में दे डाला कि देने को कुछ और नहीं था, और उसकी आंखें छलक आईं, कुछ अपनी निर्धनता पर और कुछ सुषमा से यह न कह सकने की कायरता पर कि मैं तुमसे राखी संप्रति नहीं बंधवाना चाहता। इति द्वितीय प्रसंग। तीसरा यह कि मौसेरी दीदी की एक सहेली की बहन कमलिनी पिछले साल किसी इंटरव्यू के सिलसिले में बंबई आई और डीडी पर उन्हें शहर दिखाने की जिम्मेदारी पड़ी। कमलिनी जी हर जगह को देखकर हाउ स्वीट, हाउ नाइस कहती थी। जब बंबई से विदा होते हुए उन्होंने प्लेटफॉर्म पर फरमाइश की कि हमें कोई मैगजीन ला दीजिए ना प्लीज, तब वह फिल्म फेयर खरीद लाया और उसने उस रूपसी से पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर रूपसी ने कहा, हाउ स्वीट यू आर डीडी, प्लीज राइट टू मी, कभी लखनऊ आओ ना। डीडी ने उसे पत्र भेजा लेकिन उत्तर नहीं आया। इति तृतीय प्रसंग। नायक ने न केवल प्रेम नहीं किया है बल्कि अक्सर अश्रुप्रवाह करते हुए यह तय पाया है कि मैं उन अभागों में से हूँ जिन्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा।
विधाता ने मुझे इस योग्य बनाया ही नहीं है कि कोई मुझसे प्यार करे। 6 फुट 3.25 इंच और 135 पौंड की इस सिंकिया काया से कौन आकर्षित हो सकता है भला। तिस पर निर्धन, विफल, अव्यवहार कुशल, सर्वथा उपेक्षणीय। यूं कुछ क्षण ऐसे भी आते रहे हैं जब नायक को नायक कुल मिलाकर ऐसा खास बुरा नहीं मालूम हुआ है। इन एकांत क्षणों में वह विलायती फिल्म तारिका जीन सिमंस की अपनी प्रेमिका के रूप में गरमगीली कल्पनाएं करता आया है। नायिका ने न प्रेम किया है, न प्रेम के बारे में फुर्सत से कुछ सोचा ही है। इधर यह अलबत्ता वह कभी कभी सोचती रही है कि अब प्रेम के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। उसे 17वां लगा है पिछले महीने। इंटर के प्रथम वर्ष में है। पढ़ने में उसका जरा भी मन नहीं लगता और आगे पढ़ने की उसे कतई इच्छा नहीं है। अल्मोड़ा में रहती है वह, जहां उसके पिता बनारस विश्वविद्यालय से जल्दी सेवानिवृत्त होकर आ बसे 14 वर्ष पहले। 5 बच्चों में सबसे छोटी है। 4 भाइयों की इकलौती बहनिया। संस्कृतज्ञ पिता ने इसका नाम मैत्रेयी रखा था। हाई स्कूल सर्टिफिकेट और जन्म कुंडली में वही नाम सुशोभित है, मैत्रेयी शास्त्री। जिस समय पैदा हुई थी, पिताश्री एक मलेच्छ कन्या को देव भाषा ही नहीं वेद भी पढ़ा देने का दुस्साहस कर रहे थे। मालवीय जी के नरुवा को जरो दे और लेची को बेबीती थी केड़े वाह आदेश पर, और वह मलिच्छ कन्या इस बच्ची को बेबी कहती थी। यह नाम उनके बड़े बेटे को, जो सेना में भर्ती होना चाह रहा था, पूरा अंग्रेज था, पसंद आया था। उसके आग्रह से यही नाम चल भी गया। बेबी अपना नाम सार्थक करने में यकीन रखती है। खिलंदड़ है, लड़के दी है, पेड़ पर चढ़ना हो, गुल्ली डंडा खेलना हो, कुश्ती लड़ना हो, कबड्डी खेलनी हो, बेबी हमेशा हाजिर है। उसके बाएं हाथ की छोटी अंगुली क्रिकेट खेलने में टूटी है और अब थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है। बेबी बैडमिंटन में जिला स्तर की चैंपियन है। यह बात अलग है कि इस जिले में बैडमिंटन स्तरीय नहीं। बेबी को इधर बार बार समझाया जा रहा है कि वह अब बच्ची नहीं रह गई है। उसे सिलाई कढ़ाई सीखने और चूल्हे चौके से दिलचस्पी रखने की सलाह दी जा रही है। इस तरह की हर सलाह बेबी पूरी गंभीरता से सुनती है और फिर बहुत उत्साह से घरेलू कामों में अपने सर्वथा अकुशल होने का इतना भीषण प्रदर्शन करती है कि जा माताजी माथा पीट लेती हैं। नौकर चाकर मुस्कुराते हैं और बेबी पहले थोड़ा खींच लेने के बाद स्वयं जी खोलकर हंसती है। बेबी का घरेलू काम करने का एक और भी तेवर है जो कम हैरान परेशान करने वाला नहीं। बेबी कोई काम अपने जिम्मे लेती है और चूंकि उस काम का कोई भी हिस्सा उससे ठीक से नहीं हो पाता है, लिहाजा हर कदम पर वह नौकरों की या इजा की सहायता मांगती है। सब्जी छौंकनी हो तो घी कितना डालूं? इतना? यह घी गर्म हो गया, देख दो। छौंकू किससे, हींग से या जीरे से? हींग का यह अंदाजा ठीक है। हल्दी कितनी? इतना। नमक ठीक है। इजा कहती है, छी हो, इससे तो तू हमें ही बनाने दिया कर। बेबी कहती है, 24 घंटे कहते हैं घर का काम नहीं करती, करने बैठो तो कहते है मत क्या कर हो। इधर बेबी से यह भी कहा जा रहा है कि यह अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा यहाँ बदनाम कर देते हैं लोग। सलवार कमीज, फ्रॉक या हाफ पैंट मत पहना कर, ऊधम मत मचाया कर, लोगों के सामने फीमफी मत हंसा कर, साड़ी का पल्लू गिरने मत दिया कर, चौड़ चापड़ रहा कर, सौम्य सुशील। बेबी को माऊनी शब्द चौड़ चापड़ की हिंदी में व्याख्या करके अपने शरीर को फैलाती है और पूछती है, इस तरह?
और फिर फीनफी हंस देती है। बेबी पर अच्छा असर पड़े इस इरादे से शास्त्री जी ने अपनी एक गरीब सीधी सादी मेधावी भांजी दया को घर में रख लिया है। वह उसे बीए करा रहे हैं, लेकिन बेबी दया के नहीं, दया बेबी के प्रभाव में हो तो हो। इधर कभी कभी बेबी के विवाह की भी चर्चा की जा रही है। पिताजी चारों बेटों का विवाह कर चुके हैं और अब कन्यादान की ही जिम्मेदारी उन पर बची है। बेबी के लिए कुछ योग्य वर प्रस्तावित किए जा चुके हैं, किंतु उसे शादी का नाम सुनकर ही हंसी आती है। हर प्रस्तावित वर का वह ऐसा खाका खींचती है, इतनी नकलें उतारती है कि ये जा आंखें भी तरेरती हैं और मुस्कुराती भी हैं। हाँ, अब तेरे लिए तो किशन भगवान ढूंढने पड़ेंगे, वह कहती है। बेबी टिप्पणी करती है, किशन भगवान रिजेक्ट, काले हैं और सोल 100 पहले से ही रख रखी उन्होंने। बेबी को दर्पण के लिए कम ही फुर्सत मिलती है, सस्ती सवरती नहीं, कपड़े ठीक से पहनती नहीं। लेकिन जमाने भर में उड़ती यह खबर उसके कानों तक पहुंच चुकी है कि बेबी बेहद सुंदर है। जब वह अल्मोड़ा में स्थानिक रिवाज के वशीभूत सड़क के एक कोने में पर्वत पार्श्व में लगभग धनसती सी चलती है, तब स्थानिक छैला लक्षणा का सहारा लेकर उससे बहुत कुछ कहते हैं और पुलियाओं पर बैठे अवकाश प्राप्त वृद्ध जिज्ञासा करते हैं कि यह किसकी चेली बेटी है और प्राप्त सूचना अपने परिवार के किसी सुयोग्य चिरंजीव के संदर्भ में नोट कर लेते हैं। तो ऐसे हैं हमारे नायक नायिका सन 1954 में जब यह कहानी शुरू होती है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि वे ऐसे नहीं जिन्हें आज की विज्ञापन शब्दावली में मेड फॉर ईच अदर कहा जा सके, किंतु आवश्यक नहीं कि परस्पर पात्रता के इस अभाव से हम निराश हो उठें। प्रेम किन्हीं सयानों द्वारा बहुत समझदारी से ठहराई जाने वाली चीज नहीं, वह तो विवाह है जो इस तरह ठहराया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान मौन ही रहा है प्रेम के विषय में, किंतु कभी कुछ उससे कहलवा लिया गया है तो वह भी इस लोक विश्वास से सहमत होता प्रतीत हुआ है कि असंभव के आयाम में ही होता है प्रेम रूपी व्यायाम। जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वे लौकिक अर्थ में एक दूजे के लिए बने हुए होते नहीं। यदि आप प्रेम को काल सापेक्ष नहीं मानते तो मैं सन 1954 का उल्लेख करने के लिए क्षमा याचना करना चाहूंगा। यदि कहीं आप उसे काल सापेक्ष मानते हैं तो मुझे इतना और जोड़ने की अनुमति दें कि यह वह वर्ष था जब स्वाधीन प्रभुता संपन्न भारत ने अपने विकास का प्रथम पंचवर्षीय आयोजन आरंभ किया था। जो काम राष्ट्र कर रहा था वही तब राष्ट्र के विकास सजग नागरिक भी व्यक्तिगत स्तर पर करते रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं। रानी की कोठी में उनसे डीडी का रिश्ता स्थानिक शब्दावली में लगड़ता पगड़ता है, अर्थात खींचतान कर जोड़ा जा सकता है, किंतु एक रिश्ता स्नेह का भी तो होता है ना। यह परिवार भी डीडी से बहुत सहानुभूति करता है। सहानुभूति के अतिरिक्त उसे इस अनाथ को कुछ देना नहीं पड़ा है कभी, क्योंकि रिश्तेदारी ऐसी नहीं थी कि इस संबंधी से उस संबंधी के घर फुटबॉल की तरह लतिया कर पहुंचाए जाते बालक को उन्हें कभी अपने घर में शरण देने के लिए बाध्य होना पड़ता। अतएव बालक को लतियाने वालों को भेनेओं के तितिने रीने निर्बा लानत भेजने का और उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का सुख इस परिवार ने निर्बाध लूटा है। मान्य बरतने के अंतर्गत इस परिवार की लड़कियां बबलीदी, सुधा और गुड़िया तीज त्योहार पर प्रत्यक्ष अथवा डाक से उसका स्मरण करती आई है। इस परिवार ने यदाकदा एक अनाथ बालक को कोई उपहार देकर भी धन्य किया है। कक्का का छोटा लड़का है बब्बन, हॉकी खेलने और चलाने वाला छैला, जिसे गाने बजाने और
अभिनय करने का शौक है और जिसकी कृपा से डीडी मौज मस्ती की आकर्षक किंतु आतंकप्रद दुनिया का दर्शन कर सका। कभी कभी अपने छात्र जीवन में बब्बन ने ही उसे आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया है इस विवाह पर, और सोद्देश्य बब्बन फिल्मों में नायक गायक बनने के सपने देखता था। एक तरह से बब्बन की बम्बई जाहुंजू ही डीडी को साहित्य से सिनेमा में ले गई है। बब्बन को मलाल है कि वह लड़कियों जैसा डीडी तो बम्बई भाग गया और मैं नैनीताल का दादा और हीरो पारिवारिक आर्थिक संकट के कारण यहाँ क्लर्की में अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ। जंग लगा रही है यह क्लर्की मेरी धींगामस्ती पर। तो रात जब डीडी बिसूंग रानी की कोठी में पहुंचा, बब्बन उस पर एकाधिकार बनाए रहा। डीडी को यह अवसर नहीं मिला कि वह उस कमरे में जा सके जिसमें लड़कियां ढोल कमजीरात बला हारमोनियम लेकर धमाचौकड़ी मचा रही थी। शकुना दे काजे ए शकु नाखर और सांझ पड़ी संझा देवी पाया चढ़ी एनो सजवाती गाने के बाद अब सिनेमा के गीत चल रहे थे। कोई लड़की सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, पर शायद धृष्ट सा कैबरे कर रही थी क्योंकि गाती हुई लड़कियों के हंसने की आवाज आ रही थी। वे चिल्ला रही थीं, बेबी बेशरम। अच्छा होता कि डीडी तब उस कमरे में चला जाता। नायक नायिका का प्रथम साक्षात सामान्य और सुखद परिस्थितियों में हो सकता था तब, किंतु डीडी तब बब्बन के इस प्रश्न से उलझा था। अबे डीडियनवा बम्बई में बब्बन के लिए चानस भिड़ा रिया है कि नहीं? डीडी और बब्बन में अक्सर तराई वालों की हिंदी में नोकझोंक और बातचीत चलती है। डीडी इसी भाषा में बब्बन को यह समझाता रहा कि अभी तो खुद मैं पावुसल खा के इमली के पत्ते पर दंड पेल रिया हूँ लल्लू। तराई वाली बोली में भी उसे बम्बई में अपनी नगण्यता का वर्णन उदास करने वाला मालूम हुआ। रात देर तक बब्बन और डीडी बतियाते रहे कोने वाले कमरे में। वे सोए तभी जब कर्नल भुवन चंद्र शास्त्री, जो नायिका के ठुल्दा यानी सबसे बड़े भाई हैं, उन्हें फटकार सुनाने और अर्ली टू बेड की फौजी सलाह देने आए। डीडी सुबह देर से उठा। बंगले के सभी बाथरूम उसने घिरे पाए। पिछवाड़े चाचाजी ने ऐसे ही अवसर के लिए टाट और बांस से एक अस्थायी टट्टी बनवा दी थी। डी ने वहीं शरण ली। अब नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार का वर्णन करना है मुझे और किंचित संकोच में पड़ गया हूं मैं। बदेश से सुधी समीक्षकों को बहुत विरक्ति है, मुझे भी है थोड़ी। पी मैं भी दे हूं कि दे से हमें भी है बहुत। यद्यपि मैं ऐसा भी देखता हूं कि भदेश से परहेज हमें भीरू बनाता है और अंततः हम जीवन के सर्वाधिक भदेश तथ्य मृत्यु से आंखें चुराना चाहते हैं। जो हो, यहाँ सत्य का आग्रह दुर्निवार है। यदि प्रथम साक्षात की बेला में कथानायक अस्थायी टट्टी में बैठा है तो मैं किसी भी साहित्यिक चमत्कार से उसे ताल पर तैरती किसी नाव में बैठा नहीं सकता। अस्तु दाएं से, जहां बंगले से अलग बनी हुई किंतु ढके हुए गलियारे से जुड़ी हुई रसोई है, नायक को चाय के लिए अपनी बुलाइट सुनाई दे रही है। बब्बन चीख कर कह रहा है, अबे ओए डी टीके, क्या कर रिया है वह बिलायत में मलका विक्टोरिया के धोरे? नायक को अपनी हाजिर जवाबी पर नाज है। वह शौच करके उठता है यह जवाब देते हुए कि तेरी तरियों के मच्छर मार रिया हूँ। बहुत विलंब से वह यह खोज करता है कि टट्टी बनवाने वाले के लिए यह कल्पना असंभव थी कि इसे 6 फुट या उससे ज्यादा कदवाला कोई इस्तेमाल करेगा। तो नायक अब कुर्ता ठोड़ी के नीचे दबाए इजारबंद के छोर संभाले उठन गए। रसोई के बाहर रिश्तेदारों का मजमा है और बब्बन चिल्ला रहा है, ओए उजबक, सुबह सुबह दर्शन क्यों करा रिया है? और हाँ, कोई हंस रही है। सोचकर क्रमशः बढ़ते हुए आवेग से
यह हंसी रसोई और बंगले को जोड़ने वाले गलियारे से फूट रही है। टट्टी के एन पास से तो नायक, जो इजारबंद बांध चुका है, दृष्टि घुमाता है और नायिका से उसकी दृष्टि पहली बार मिलती है। उसका मुंह खुला रह जाता है। जीन सिमंस नुमा एक अपरिचित लड़की, गोरी, चिट्टी, गालों में ललाई, नाक थोड़ी सी घूमी हुई, बाल सुनहरे, आंखें बड़ी बड़ी और चपल। लड़की के हाथ में ट्रे है। ट्रे में चाय का कुला जमा एक गिलास, जो शायद डीडी के लिए है। गिलास हिल रहा है। इस हास्य कंप में कोई फौजी इस जीन सिमंस को झिड़क रहा है और नायक धप से फिर बैठ गया है। और जब बैठ ही गया है तब बाकायदा इजारबंद खोलकर ही क्यों न बैठे। वह इजारबंद का एक सिरा खींचता है, लेकिन अफसोस यह गलत सिरा है। गांठ खुलने की बजाय दोहरी हो जाती है। इस तरह गांठ पर लगी गांठ के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं। कुमाऊनी में है मालगांठ किंवा मारगांठ। नायक सुपरिचित है इस शब्द से, क्योंकि फीता हो या नाड़ा खोलते हुए उससे अक्सर मारगांठ पड़ती आई है। इस मामले में उसका बचपन जवानी में भी बरकरार है। बस इतना ही कि अब बुआ को आवाज नहीं दे सकता कि मारगांठ पड़ गई, खोल दो। गांठ नहीं खुलती तो जूता या पायजामा खींच तान कर उतारता है। नायक कुछ इस भाव से टट्टी में बैठा हुआ है मानो अपनी जीन सिमंस का गलत परिस्थितियों में दर्शन करने के अभियोग में उसे यहीं आजीवन कारावास काटना हो। वाह, इस सारे प्रसंग से जितना लज्जित है उतना ही उत्तेजित इस खोज से है कि जीन सिमंस ने खास उसके लिए अपना एक कुमाऊनी संस्करण प्रस्तुत किया है। अब बाहर चाय पीकर क्यू में लगे लोगों की चिल्लाहट प्रबल हो गई है। नायक सिर झुकाए बाहर आ गया है। हाथ धोकर वह चाय लेने रसोई घर नहीं जा रहा है। पिछवारे पीरे बलेरियो कोयली ढूंढनी है। पिछवारे वह बंगले का चक्कर काटकर दूसरी ओर कोई शरणस्थली ढूंढने निकला है। इस यात्रा में उसे सिसून, बिच्छू घास चुभ रही है। वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा है जहां से नीचे मुफलिस हो चुके टेनिस कोर्ट की और सीढ़ियां उतरी हैं। इसी मैदान में बब्बन शामियाना लगाए जाने की देखरेख कर रहा है। कुछ बच्चे रिसेप्शन के लिए आई कुर्सियों सोफों पर कूद रहे हैं। नायक एक सीढ़ी पर बैठ गया है। उसके मन में दो परस्पर विरुद्ध प्रार्थनाएं झकझोरी कर रही हैं। पहली यह कि जो लड़की मैंने अभी अभी देखी, इस जन्म में फिर कभी उससे सामना न हो। दूसरी यह कि जब तक सांस चल रहा है मेरा, तब तक यही लड़की प्रतिपल मेरी आंखों के सामने रहे। प्रेम होता ही अतिवादी है। यह बात प्रौढ़ होकर ही समझ में आती है उसके कि विधाता अमूमन इतना अतिवाद पसंद करता नहीं। खैर, सयाना समझदार होकर प्यार कहाँ रह पाता है। तो नायक का एक मन हो रहा है कि अभी यहीं से सीधा भाग जाऊं बंबई, और एक मन यह हो रहा है कि सारे बंगले में यह कहता डोलू, वह कौन थी, वह कहाँ है, अरे कोई उसे बुलाओ। हमारा नायक इसी उहापोह में डूबा है कि दूसरा सीन शुरू होता है। इतने दबेपाव आई है कोई की आहट तभी हुई जब वह एक सीढ़ी ही ऊपर थी। नायक ने पलटकर एक झलक देखी है और फिर झटपट क्षितिज निहारने में जुट गया है, मानो यही उसका पुश्तैनी पेशा हो। चाह एक रख दीजिए, रख दी, पी लो, पी लूंगा। कब? थोड़ी देर में, ठंडी हो जाएगी। मैं गर्मागरम पीता भी नहीं, फूंक मारकर ठंडी कर दूं भाव। दो। अब क्रुद्ध डीडी देखता है जीन सिमंस को, जो आराम से उसके पास बैठ गई है।
और उसे इस तरह देख रही है मानो वह कोई अजूबा हो। जीन सिमंस को उसका क्रूदा चेहरा देखकर हंसी आने को हो रही है, क्योंकि इस चेहरे को वह उसी अस्थाई टट्टी से उभरा देख रही है। मन में कहती है, अब मुझे हंसाना मत। तब हंसाया तो सुबह सुबह डांट पड़वा दी गंदे। चाय पीते हुए नायक मुंहतोड़ जवाब की तलाश में एक बेतुके जवाब तक पहुंचता है। आपकी वजह से मेरे मारगांठ पड़ी गंदी। गा मारगांठ? हाँ मारगांठ। मारगांठ नहीं जानती, नायक कहता है, और हद हो गई। कुर्ता उठाकर उस दोहरी गांठ का नायिका को कुछ ऐसे दर्शन कराता है मानो वह इजार बंद नहीं, उसकी आत्मा हो। नायिका को हंसी का दौरा पड़ता है। नायक को अपनी बेतकल्लुफी और बेपर्दगी का एहसास होता है। कुर्ता गिराते हुए वह सोन पर पर्दा गिराने वाले अंदाज में कहता है, चलिए हम आपके लिए कुछ है तो हास्यास्पद ही सही। वह चाय पीते हुए सीढ़ियां उतरने लगता है। वह दूसरी भी सीढ़ियां उतर रही है, लेकिन वह पलटकर देखता नहीं। हास्या क्या? वह पूछती है। हास्यास्पद, जिस पर लोग हंसे। नायक मास्टराना अंदाज में जवाब देता है। ओ, वह कहती है, अच्छा, क्या बच्चे भी हास्यास्पद होने वाले हुए? उन पर भी तो हम हंसते हैं। नहीं, बच्चे हास्यास्पद नहीं होते। नायक अब भी मास्टराना है। लेखक होकर फिर कैसे कह दिया हास्यास्पद? बच्चा कहना था न। नायक रुक जाता है। नायिका से मुखातिब होता है। अपने कद को वृक्षासन में तान लेता है और कहता है, मैं और बच्चा, चाहे जैसे देख लीजिए, मैं आपसे बहुत बड़ा हूं। यह तो गनीमत समझिए कि आप जैसी मूर्ख कस्बा कन्या को इतनी लिफ्ट दे रहा हूं। लिफ्ट प्रश्न में जिज्ञासा नहीं, शुद्ध चुनौती है। LIFT लिफ्ट। नायक प्रश्न को ढमगज की जिज्ञासा ही मानकर अपनी उद्दंडता का परिचय दे रहा है। नायिका अब उसकी राह छेंक कर खड़ी हो गई है। कह रही है, दो। क्या? LIFT लिफ्ट। नायिका का हंसयंत्र शुरू होने को है। उठाकर दिखाओ न। वह कद्दावर है लेकिन कसरती नहीं। इस बलिष्ठ बालिका को उठा सकेगा, इसमें थोड़ा संशय है उसे। और किसी भी बालिका को सरेआम उठाना उसे नैतिक दृष्टि से भी निरापद नहीं मालूम होता। वह खिसियाकर मुस्कुराता है और कहता है, जाइए, छोड़ दिया बच्ची समझ के, वरना आप जैसों को तो हम छोटी उंगली पर ऐसे उठा दें, ऐसे। टेनिस कोर्ट से बब्बन इधर सीढ़ियों की ओर आ रहा है। उसे देखकर नायिका जाने को मुड़ती है। जाते जाते पूछती है दबी जबान में, मानामुनी में भी यही कहोगे गोवर्धन गिरधारी? मानामुनी फेरों के समय की रस्म है, जिसमें वर के सामने वधू की ओर से वैदिक चुनौतियों की एक फेहरिस्त पेश की जाती है। उनमें से एक यह भी है कि वधू को अपनी ये ओ से ही ओ बैदियों की नौतियामी दाईं ओर से उठाकर बाईं और बैठाकर दिखाओ। इस तरह की चुनौतियां महज रस्मी मानी जाती हैं, लिहाजा भली वधुएं खुद ही उठकर इधर से उधर चली आती रही हैं। नायक जानना चाहता है कि नायिका ने यह अंतिम टिप्पणी क्यों की। इसलिए कि वह अपमानजनक शरारत और शरारती अपमान को यह कहकर पराकाष्ठा पर पहुंचाना चाहती थी कि तुम अपनी वधू को मानामुनी में उठा नहीं पाओगे, या कि यह एक प्रच्छन्न संकेत था कि वहां उस मानामुनी में वधू में ही हो। ऐसा कुछ इरादा हो चला है मेरा, लेकिन नायक के पास विवेचना के लिए समय नहीं है। बब्बन आ गया है, चलो इससे नायिका के बारे में कुछ पूछूं, शायद उससे स्थिति स्पष्ट हो, ऐसा सोचता है नायक। बब्बन डियर, ये जो लड़की चाय लेकर आई थी, ये किसकी लड़की है? कहाँ की है?
नायक का अंदाज बुजुर्गाना है, मानो उसका कोई विवाह योग्य बेटा हो और वह उसके संदर्भ में यह जानकारी चाह रहा हो। किसकी आंगनी दाख, बब्बन काजगीत। एक की एक पंक्ति हंसकर दोहराता है, किसके आंगन की द्राक्षा, और कहता है, भूल जाओ बिरादर, ये अंगूर खट्टे मान लो, समझे। बब्बन डीडी को बेबी का परिचय देता है और विस्तार से समझाता है कि क्यों बेबी डीडी को मिल नहीं सकती। ना मिले, डीडी सिर झटक कर कहता है, तू तो ऐसे कह रहा है मानो मैंने उससे शादी की बात कही हो। परिचय नहीं था इसलिए पूछ लिया कौन है। ना मिले, बब्बन ने कहा, बिरादर इसी बात पर सुन यह ट्यून। रेडी 1 2 3। ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, प्रिय तुम ना मिले। हर ना मिले के साथ पियानो पर बैंग, फिर डड्डाडा डडाडा, मैं आ न सका उस और प्रबल अप्रतिकूल प्रगति थी धारा की ई, हर आ और ई के साथ बांसुरी और वायलिन पर मुर्कीदार अवरोह। बब्बन ट्यून की बारीकियां समझा रहा है। माचिस की डिबिया उसका तबला है, जीभ और ऊंट जमाने भर के साज वह गा रहा है अपनी मुकेश अनुमा आवाज में, जिसमें मिठास के साथ चुटकी भर बेसुरापन नकसुरापन भी मिला हुआ है। डीडी गाना ध्यान से सुन नहीं रहा है। वह ना मिले उसके दिल के पियानो पर बैंग जरूर हर बार कर रहा है। इस विस्फोट के मध्य उसके मन का एक कोना कतई शांत है और वहां बैठकर वह बराबर यही सोच रहा है कि नायिका ने वह टिप्पणी इसलिए की थी कि वह उसका मखौल उड़ाना चाहती थी, या कि इसलिए कि वह सद्यमुकुलित प्रीत का एक प्रच्छन्न संकेत देना चाहती थी। दोहराव से प्रश्न इतना स्पष्ट हो चुका है कि अब पूरा का पूरा नहीं कहना पड़ता, केवल या कि से काम चल जाता है। पर्याप्त है संशय का यह दो आखर, इसी को भेजता है वह, जैसे रिकॉर्ड पर सुई अटक गई हो, या जैसे अनवरत मौन जाप का व्रत ले लिया हो। भजता है और विह्वल हुआ जाता है अबोध की फैसला कर। क्यों नहीं पाता, जानता नहीं कि यही दो आखर उस ढाई आखर का नींव पत्थर है। और पो हो ये से तेते हो ये मैं हूं कि जब पोढ़ा हो जाएगा इसे जब तेजपते तब पहुंच जाएगा परम संशय पर, यह मैं हूं या कि तू है। विवाह और विदा की गहमा गहमी में अटक गई है प्रेम कथा। प्रेम कथा है न, इसीलिए अटकाव है। कौतुकप्रीत की बात होती तो यही गहमा गहमी दो जनों की छेड़छाड़ छुआवल के लिए आदर्श आड़ बन सकती थी। यो ऐसा भी नहीं कि छेड़छाड़ हो ही न रही हो, लेकिन एक तरफा है वह नायिका की तरफ से है, ऐसा अनुमान मात्र ही कर सकता है नायक। वह शायद नायिका ही थी जो उसके कोट की पीठ पर पर्ची पिन कर गई थी, लंबू लाटा, लाटा यानी गूंगा मूर्ख। इस पर्ची की वजह से द्वाराचार के समय उसकी हंसी हुई। कन्यादान के समय बीच बीच में उसके टीप मार जाने वाला हाथ शायद नायिका का ही था। फेरू से कुछ पहले रात जब वह गुस्लखाने में गया था तब शायद नायिका ने ही बाहर से सांकल लगा दी थी। और सद्य विवाहितों की आरती हो जाने के बाद जब डीडी युव मंडली में अपने बम्बैया संस्मरणों से रंग जमा रहा था तब शायद नायिका ने ही उस बच्चे को सिखाकर भेजा था कि जा पूछ दाजू, तुम्हारी बम्बई में मारगांठ खोलने की मजूरी क्या मिल जाती होगी। डीडी अनाथ होने के कारण कभी भी मध्यवर्गीय घरेलू जीवन के केंद्र में नहीं पहुंच सका है। बुद्धिजीवी होने के एहसास ने उसे इस दूरी को बढ़ाने के लिए ही प्रेरित किया है, और बम्बई जाकर तो वह सचमुच इस जीवन से कट ही गया है। विवाह विदा की तमाम रस्मों से उसकी यो भी दिलचस्पी नहीं, और दाल भात में मूसरचंद बनने में उसे संकोच भी होता है।
उसका बस चलता तो वह कोई उपन्यास पढ़ता रहता या सुख की नींद सोता, लेकिन उसका बस चला नहीं है। वह हर रस्म में मौजूद रहा है ताकि उसे देख सके, कोई ऐसा स्पष्ट संकेत पा सके उन आंखों से जो या की करते आरे से उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सके। वह हर रस्म में इसलिए भी मौजूद रहा है कि आप अपने विचार पर शर्माते हुए यह सोच सके कि अगर यही बेबी वधू हुई तो उसे इन तमाम बेमतलब रस्मों से गुजरने में कोई ऊब न होगी। बेबी है कि जब भी नजर आ रही है इस भीड़ भाड़ में तो गुमसुम निगाहों से ही उसे देख रही है। हाँ, गुड़िया और अन्य हमउम्र बहनों के साथ खूब बोल चहक रही है। क्या वह उसके प्रति इसलिए गुमसुम है कि अपनी या की में उलझी हुई है, या कि वह उसकी उपेक्षा कर रही है, या कि से कोई मुक्ति नहीं। कुछ गड़बड़ इस वजह से भी हुई है कि बेबी के सबसे बड़े भाई कर्नल शास्त्री, जो फोटोग्राफ उतार रहे हैं, विवाह के गैरअक्सरती गैर फौजी डीडी से बहुत चिढ़े हुए हैं। हे बेरोनी छोटी को यूं ही है। उन्हें इस बेरोजगार युवक का अपनी छोटी बहन को यूं घूरना पसंद नहीं आ रहा है। वह फोटोग्राफी के बारे में उसकी बिनमांगी सलाह से भी दुखी है। उन्हें इस फटेहाल का अच्छी अंग्रेजी बोलना भी आपत्तिजनक सा मालूम हो रहा है। और विचित्र किंतु सत्य की 5 फुट 11.5 इंच के कर्नल शास्त्री को किसी अन्य का 6'3" होना भी कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। सुबह 10 बजे विदा हुई। उसके बाद शेष दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो किसी गिनती में हो, लेकिन प्रेम जब गिनने बैठता है तो बहुत उदारता से। डीडी ने विदा के बाद के उन घंटों में इतनी अधिक बातें स्मृति लेखा में दर्ज की कि उन्हें गिनवाने में ही घंटों लग जाएं। बतौर बानगी यहाँ 2-4 बातें बता देना काफी होगा। बारात को विदा करने के बाद जब घराती लोग को वर्कलेवा के लिए बनाए गए पूरी सिंगल गुटके रायता चटनी को लंच का दर्जा दे रहे थे, तब बेबी ने डीडी को एक पूरी दी और धीमे से कुमाऊनी में कहा, ये किसी की बनाई हुई और जुठी की हुई है, जरूर खा लेना। हाँ। और जब उसने चटनी लगाकर खा ली तब बेबी ने मानो हवा से कहा, गुड बॉय गुड बॉय। गुड़िया ने पूछा, कौन हो रहा गुड बॉय? बेबी ने आंखें नचाकर कहा, जो है वही हो रहा, और कौन होगा। इसी लंच के दौरान जब डीडी बब्बन से गीता बाली के रूप और अभिनय की प्रशंसा कर रहा था तब खाना परोसने में व्यस्त बेबी पहले तो ए बैरी बलम सच बोल रे, अब क्या होगा। गीता बाली की ताजा फिल्म का यही गीत गुनगुनाती रही। फिर उसने कहा, गीता बाली कितनी मोहिली है ना, मैं जो बंबई में होती तो उससे अब तक शादी कर रखती। पता नहीं क्या शुकदेव मुनि है वहां के लड़के क्या। भोजन के बाद बेबी ने डीडी को पान का बीड़ा अपने हाथों से लगा कर दिया। बीड़ा देते हुए उसकी अंगुलियां डीडी की अंगुलियों से छू गईं। छुअन के क्षण नायिका और नायक की निगाहें मिली। नायिका मुस्कुराई और उसने दबे स्वर में पूछा, करंट तो नहीं लगा? पान में चूना बहुत तेज था, तंबाकू बहुत ज्यादा। डीडी का मुंह कट गया। उसे हिचकियां आती रहीं। बेबी ने उसे पानी का गिलास लाकर दिया और हिचकियां आने के संदर्भ में कहा, गीता बाली याद कर रही होगी। जीन सिमंस। डीडी ने पानी पीकर उद्घोष किया, गीता बाली नहीं, जीन सिमंस। जो होगी तुम्हारी यह घोड़े की जीन। बेबी ने मुंह बिचकाया। 2 लोपीहे थे बेबी ओ की किया। दोपहर जब सब लोग खा पीकर अलसा रहे थे, बेबी और उसकी हमउम्र लड़कियां एक कमरा बंद करके दबी जबान में बातें कर रही थी और खिखिया रही थी। बगल के कमरे में बब्बन और बेबी के ठुल्दा कर्नल भुवनचंद्र शास्त्री के साथ लेटा हुआ डीडी यह जानने को मरा जा रहा था कि बातचीत का विषय क्या है।
सहसा बेबी ने आवाज उठाकर नायक को सुनाने के लिए कहा, सबसे भला यह कि कोई लाटा मिल जाए। लाटा यानी गूंगा यानी बुद्धू यानी डीडी। बेबी की टिप्पणी पर भीतर ठहाका बुलंद हुआ और कर्नल साहब ने उठकर अपनी बहन को फटकार सुनाई। तीसरे पहर चाय पीने के बाद संगीत मंडली जमी। बब्बन और उसकी छोटी बहन गुड़िया तो खैर अच्छा गाते ही हैं, बेबी की आवाज भी सुरीली है। उसने एक फिल्मी गीत सुनाया। महफिल में जल उठी शमा। डीडी से गुड़िया ने अनुरोध किया कि कुछ गाए और बब्बन ने सख्त ताकीद की कि बहुत से गानों की एक एक पंक्ति गाकर बाकी याद नहीं है कहने वाला अपना नखरा मत दिखाना। डीडी ने बहुत सोचा और फिर एक कुमाऊनी गीत गाया। यह भी उसे पूरा याद नहीं था, लेकिन इसकी एक पंक्ति ही काफी थी। तेरो जूठो मैं नी खांचियो, माया ले खवायो सुआ, तेरा जूठा मैं नहीं खाता, प्रीत ने खिलवा दिया सुग्गी। नायक की आवाज थोड़ी महीन है, ऐसी चीखने चिल्लाने वाली मुर्कीदार बंदिश में चल जाती है। नायिका सुनकर मुस्कुराई और फिर उसने एक विचित्र सी टिप्पणी की। वह पूरी तो दयादी की जूठी की हुई थी। इस टिप्पणी पर गुड़िया हंसी, बाकी लोग विस्मित हुए। नायक ने गाना बंद कर दिया। आगे की पंक्तियां उसे याद नहीं थी। गुड़िया और बेबी दोनों से पूछा गया कि उस टिप्पणी का क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने सिवाय खिलखिलाने के और कोई उत्तर नहीं दिया। कर्नल साहब नाराज हुए। मंडली बर्खास्त हो गई। नायक अहाते की रेलिंग पर झुककर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में बेबी और गुड़िया आईं। उनके साथ दुबली तली, तीखे नाकंक्ष और उदास आंखों वाली जन्म जन्म की साइड हीरोइन नुमा एक लड़की थी। परिचय दिया गया कि यह दया है, बेबी की ढोली गाँव, एक ब्याही बुबू बुआ की बेटी। दया पहलागा करने को झुकी। डीडी ने रोका। गुड़िया ने दया का गुणगान किया। कितनी सुघड़ और होशियार है। बेबी ने गुणगान किया। साहित्यानुरागी है। डीडी का समस्त साहित्य पढ़ चुकी है। हिमानी नाम से कविताएं लिखती है। इसकी एक कविता सुमित्रा मम्मा ने 2 पसंद की संगम में छपने भेजी है। दया से अनुरोध किया गया कि कविता सुनाए। दया ने कहा कि मैं कभी कविताओं वाली कॉपी ही दे दूंगी। याद मुझे रहती नहीं, सुनाना मुझे आता नहीं। अब डी ने डीडी किने की सोई में मेरी दे है। गुड़िया ने डीडी का गुणगान शुरू किया। दया ने कहा कि रसोई में मेरी राह देख रहे होंगे। दया के जाने के बाद गुड़िया और बेबी एक दूसरे की ओर देखकर हंसती रहीं। फिर बेबी ने नए सिरे से दया का गुणगान शुरू किया। इस बातचीत का उद्देश्य समझकर अपने या की का सर्वथा अप्रत्याशित उत्तर पाकर नायक व्याकुल हुआ और व्याकुलता ने उसे धृष्टता प्रदान की। वह सीधा और साफ बोला, मुझे होशियार लड़कियां पसंद नहीं। कभी मेरे लिए लड़की ढूंढने ही बैठो गुड़िया, तो बुद्धूसी ढूंढना कोई। बुद्धूसी कैसी? गुड़िया ने हंसते हुए पूछा। ये हमारी बेबी जैसी। और नायक ने बहुत मासूमियत से सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। नायिका ने नायक के सिर हिलाने की नकल उतारी और फिर उसे हंसी का दौरा पड़ गया। गुड़िया के गले में हाथ डालकर वह हंसती हंसती टेनिस कोर्ट की ओर भाग गई। नायक ने पीछा नहीं किया। करना चाहिए था। गोधूली डीडी बंगले के सामने जंगली गुलाब के झाड़ के पास खड़ा हुआ था। सूने बरामदे में बेबी आई और हुहू करके एक धुन गुनगुनाने लगी। छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है।
डीडी को जवाब में कुछ गुनगुनाने की जरूरत महसूस हुई। इसी फिल्म का कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर गुनगुनाए? नहीं, यह उसके प्यार की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा। तो यद्यपि रात अभी हुई नहीं थी, नायक गुनगुनाया, पंकज की एक धुन, ये रातें, ये मौसम, यह हंसना हंसाना। नायिका ने स्वयं चुप होकर नायक का गुनगुनाना सुना और फिर उसके साथ साथ अंतरा स्वयं भी उठाया, उससे कहीं बेहतर स्वर में। अब नायक चुप हो गया और नायिका को अपलक आंखों से सुनते हुए नायिका की ओर बढ़ता गया। जब वह बिल्कुल करीब आ गया तब उसने गुनगुनाहट को शब्द भी दे दिए, तुम्हारा मेरे साथ यूं गुनगुनाना, हमें भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, भुलाना, भुलाना। नायिका हंसने लगी और तभी बब्बन ने आकर टिप्पणी की को माऊनी में, ठहरो ठहरो बच्चों, अभी बुलवाते हैं बेबी के ठुलदा। नायिका ने हथेली उल्टी करके अपना मुंहनाक ढांप लिया कि यही अदा है उसके झूठ मूठ लजाने की। रात खाना खाने के बाद डी और बब्बन बंगले के बाजू अंधेरे में बुजुर्गों से छिपकर धूम्रपान का सुख लूट रहे हैं। तभी पास एक कमरे की बिजली जलती है। दोनों सिगरेट हथेली में छिपा लेते हैं। कमरे की खिड़की पर बेबी प्रकट होती है। उसकी गोद में एक बच्चा है। बब्बन उससे भी लेने को है, बिजली बुझाने को कहता है। अब नायक सुनता रहा कि उस अंधेरे कमरे में नायिका बच्चे को चूम रही है बार बार और एक अंटशंट लोरी बनाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। इस लोरी में एक शब्द का बारंबार उपयोग किया जा रहा है, लाटा। उस रात सब जल्दी सो गए, थके जो थे, लेकिन नायक को नींद नहीं आई। वह देर तक साथ लेटे बब्बन को बातों में उलझाए रहा, लेकिन आखिर वह भी दो चार लंबी उबासियां लेकर सो गया। रसोई घर से जूठे बर्तन मांजे जाने की आवाज आनी भी बंद हो गई। नायक उठा और बंगले के अहाते की रेलिंग पर जा खड़ा हुआ। नीचे, बहुत नीचे ताल की रोशनियां नजर आ रही हैं। नायक ने चाहा कि कोई और भी उठकर आए और इसी तरह चुपचाप इन सुदूर रोशनियों को देखता रहे। दो लोग, दो घड़ी, साथ साथ इतना अकेलापन अनुभव करें कि फिर अकेले न रह पाएं। लेकिन कोई नहीं आया और नायक ने तब अनुभव किया कि अकेलेपन में भी कुछ है जो नितांत आकर्षक है, सर्वथा सुखकर है, लेकिन अफसोस कि उसे पा सकना अकेले के बस का नहीं। उसने सिगरेट रेलिंग पर मसलकर बुझा दी, एक गहरा निःश्वास छोड़ा और फिर ठंड में सहरते हुए गुनगुनाया, हमें भूल जाना, इन्हें ना भुलाना। और उसे लगा कि प्यार एक उदास सी चीज है और बहुत प्यारी सी चीज है उदासी। कमरे की ओर लौटते हुए उसका पाँव एक गमले से टकराकर छिल गया। उसके हाथ पाँव अक्सर इसी तरह चीजों से टकराते रहते हैं। शायद इतनी ऊंचाई से उसकी आंखें नीचे आई रुकावटों को देख नहीं पाती। अब वह उदास ही नहीं, आहत भी था। उदास और आहत दोनों होना उसे कुल मिलाकर प्रेम को परिभाषित करता जान पड़ा। नायक ने विदा के बाद उन घंटों में कम से कम 50 बातें याद रखने लायक मानकर मन में अंकित की। उनमें से कुल 5 और 100 भी संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अनावश्यक विस्तार में चला गया हूं। नायक के लिए रही हूं, लेकिन हमारे आपके लिए क्या सचमुच ऐसी बातें उल्लेखनीय या स्मरणीय हैं? यह भी सोचना पड़ता है कि जब यही अथवा इनसे मिलती जुलती बातें पहले के साहित्यकार लिख गए हैं, आज के मनोवैज्ञानिक विश्लेषित कर चुके हैं, तो मैं इन्हें दोहरा समझाकर आपका अपना अमूल्य समय क्यों नष्ट करूं? ओ के वहनी ये होते होंगे। अगर भावनाओं के वैज्ञानिक सूत्र बन गए होते, अगर भावनाओं का जैव रसायन स्पष्ट हो चुका होता,
या अगर आप और मैं मान चुके होते मन से कि प्रेम को वही जानता है जो समझ गया है कि प्रेम को समझा ही नहीं जा सकता, तो मुझे यह सब झंझट नहीं करना होता। सचमुच ढाई आखिर से काम चल जाता। संप्रति मैं ब्यौर में जाने को बाध्य हूं। ब्यौरे को ही भावना मानने के लिए अभिशप्त हूं। यही कहकर आपसे अनुग्रह की याचना कर सकता हूं कि नायक अपने अनुभव को इसलिए अद्वितीय मानता है क्योंकि वह एक मानवीय इकाई है और हर मानवीय इकाई अद्वितीय है। चाहे अनगिनत प्रेम कहानियां लिखी जा चुकी हों, इस नायक विशेष की प्रेम कहानी नहीं लिखी गई है। अस्तु, तो अगले दिन सुबह उठने से लेकर रात सोने तक डीडी ने 125 बातें और 25 दृश्य अपने मन में अंकित किए। बातों को छोड़ ही दें। प्रेमी जिन्हें दर्ज करते हैं उन बातों के संदर्भ में यही प्रतिक्रिया होती है कि यह भला कोई बात है। अब देखिए न, नायक ने एक बात यह नोट की कि नायिका ने उस दिन जो 2 पोशाकें पहनी, दोनों का रंग गुलाबी था और गुलाबी नायक का चहीता रंग है। यह एक संयोग भी तो हो सकता था, या कि बाद के दुराग्रह में यह सोचने की क्या जरूरत है कि यह महज संयोग है, या कि गुड़िया से बेबी ने यह जाना है कि गुलाबी डीडी दाजू एक का प्रिय रंग है और इसीलिए वह गुलाबी पोशाकें पहनी है। और एक बार सोच भी ले तो इस ओर ध्यान क्यों न दे कि इससे पहले दिन अगले दिन नायिका ने गुलाबी पोशाक नहीं पहनी। 25 दृश्यों के प्रसंग में यह निवेदन करने की अनुमति चाहूंगा कि डीडी को अब यह भ्रम हो चला है कि वह डीडी नहीं, परमात्मा द्वारा लिखित और दिग्दर्शित एक प्रेम प्रधान फिल्म का नायक है। अनाड़ी और अनिच्छुक सा है नायक, यह समझते हुए परमात्मा ने नायिका की भूमिका में जीन सिमंस को उतारा है कि शायद इसी से प्रेरित होकर नायक बढ़िया अभिनय कर सके। परमात्मा की इस फिल्म की शूटिंग में रीटेक नहीं होता। नायक ने अपने सभी स्नायु तार कस डाले हैं कि परमात्मा को निराश न करे। 25 के 25 दृश्य यहां दिखाना ज्यादती होगी। परमात्मा की फिल्म पर कैंची चलाने की धृष्टता पर केवल 4 दृश्य दिखाने की अनुमति चाहता हूं। सुबह बंगले का कोने वाला छोटा कमरा। कमरे में कोई नहीं है, लेकिन कमरे से लगे बाथरूम से नल चलने की और नायक के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। वही सिग्नेचर ट्यून, हमें भूल जाना। नायिका कमरे में आती है। मेज पर खुली पड़ी किताब उठाती है। अटक कर उसका शीर्षक पढ़ती है, हाउ ग्रीन वॉज माई वैली। अपने पल्ले नहीं पढ़ती ये बातें। कुछ ऐसा भाव जताते हुए वह पुस्तक फिर मेज पर रख देती है और कहती है, पंकज मलिक, चाह पेला। नायक तौलिए से मुंह पोंछते हुए कमरे में आता है और कहता है, जरूर पिएंगे कानन बालाजी। आज हमें आपने बेटी उर्फ हगन चाह देकर ही टरका दिया। बेमानटी ईरी में मिही हुई सरासर। दूसरी बार वाला मगन चाह हमें मिला ही नहीं। मगन चाह की अंग्रेजी क्या ठहरी? नायिका मुस्कुराते हुए पूछती है। ए कप दैट चीयर्स, नायक जवाब देता है। कुछ खाने को? नायिका जाते हुए पूछती है। खास इच्छा नहीं है। कोई बढ़िया सी चीज हो तो नियत बिगाड़ी जा सकती है। अपना खोरा ले आओ, वह तो थोड़ा सा खा दोगे? नायिका दरवाजे पर रुककर घूमकर पूछती है। शौक से ला सकती हैं अपना खोपड़ा, उसे खाने में बदहजमी का कोई खतरा नहीं। नायिका चली जाती है। नायक एक क्षण मुस्कुराता रहता है, फिर हाउ ग्रीन वॉज माई वैली उठाकर पढ़ने लगता है। वह इस उपन्यास में पूरी तरह डूब गया है। कथानक के अनुसार उसके चेहरे पर भाव आ जा रहे हैं। कभी कभी तो वह उसकी कोई पंक्ति उचार भी देता है। हंसी का प्रसंग आता है तो हंसता है, रुलाई का प्रसंग आता है तो रुआसा हो
जाता है। यही ढंग है उसका कहानी उपन्यास पढ़ने का। ऐसे में उसे कोई देख ले तो यही कहेगा, पगला कहीं का। उसे अब कोई देख रही है, लेकिन कथानक में उलझा हुआ वह दीन दुनिया से इतना बेखबर है कि देखने वाली को देख नहीं पा रहा है। वह यह भी नहीं सुन पा रहा है कि वह जो आई है कह रही है, चाह। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।